Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, I hope all of you are safe, all of you are well और मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हो और अपने घरों में हो एंड यू आर ऑल फॉलोइंग द लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो एंड आई रियली विश कि वी फाइट दिस एंडेमिक एज अ सोसाइटी एंड वी कम आउट स्ट्रॉन्ग. सो गाइज एक अनाउंसमेंट थी दैट ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक आप सबको पता है we are all stuck at our homes, so we have shifted our live classes from our studio to our home. So we till the lockdown goes on, we won't be able to take live classes from the studio. तो हम ये सब जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं हम घर से कर रहे हैं आपके लिए. सो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट to please bear with us. Okay, we apologize for any mistakes or any problems faced by you. So guys, we request all of you to be supportive and please bear with us. कई बार वीडियोस में ऑडियो का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार कुछ और टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो प्लीज डू अंडरस्टैंड वी डू नॉट हैव द प्रोफेशनल इक्विपमेंट विद अस. सो प्लीज बेयर विद अस. until then we should work hard and we should keep on preparing for our exam. तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं गाइज वो है अपना रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स. हमें पता है गाइज रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स क्या होता है. वो पेपर में 5 मार्क्स के, ठीक है, रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देता है आपको जो कि 5 मार्क्स का होता है. अब उसमें क्या होता है, वो एक पैराग्राफ में जिसमें 6 सेंटेंसेस होते हैं, वो उन 6 सेंटेंसेस को जंबल करके, ठीक है, मतलब अनअरेंज करके आपको आपके सामने रख देता है और फिर आपको बोलता है कि आप इनको रीअरेंज करके दिखाओ ना. इनको हमें वहाँ पे रीअरेंज करना होता है, जो कई बार बच्चा बहुत कंफ्यूजिंग बच्चे को लगता है कि सर हमें समझ नहीं आता कि कौन से सेंटेंसेस हैं और किस ऑर्डर में वहाँ पे मार्क किए जाने चाहिए. तो आज हम इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स समझते हैं और कुछ पैराजम्बल्स हम प्रैक्टिस भी करके देखते हैं कि हम उनको पेपर में हमें कैसे उनको सॉल्व करना है. राइट गाइस, सो लेट्स बिगिन द सेशन. आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अपने पैराजम्बल्स को या रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने की, जो हमेशा आप प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा वो आपकी हेल्प करते रहेंगे एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल जब आप पेपर में उसमें जब अटेंड करने बैठोगे उसको. सो लेट्स बिगिन द सेशन गाइस. तो देर आर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको समझनी है. पहले तो आपको ये समझना है गाइस, ये जो पैराग्राफ जो आपको 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं, ये रैंडम सेंटेंसेस नहीं होते, ये एक ही टॉपिक पे बेस्ड होते हैं. तो अगर ये एक ही टॉपिक पे बेस्ड है तो आपको ये समझना है यूनिवर्सल राइटिंग फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो भी, ठीक है, जो भी पैराग्राफ लिखा जाता है, याद गाइस याद रखना, उसका पहला सेंटेंस जो होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट सेंटेंस जो होता है वो हमेशा उसका कंक्लूजन होता है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ एंड लास्ट सेंटेंस इज ऑलवेज द कंक्लूजन. और बीच के जो 4 सेंटेंसेस होते हैं वो उसके प्रेमाइज होते हैं, जिसको हम बॉडी बोलते हैं. तो आपको ये समझना है कि अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ जाते हो कि हमें ये पता है कि एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन होती है, कंक्लूजन होता है और फिर उसको डिस्कस करने के लिए सेंटेंसेस होते हैं, तब आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे. लेकिन उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो समझना. बच्चे को लगता है कि इसमें ट्रिक्स कुछ है या नहीं है. सर इसकी ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे गाइस. देखना, फर्स्ट सेंटेंस जब आपको ढूंढना है, अब आपको क्या याद रखना है गाइस, जब आप पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करो, ये 6 सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करोगे तो अपने ध्यान क्या रखना है कि आप उनको एक बार पढ़ के सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपको उनको हमेशा 2 बार पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 2 बार पढ़ना पड़ता है और 2 बार पढ़ के आपको उनको सॉल्व करना होता है. नाउ हाउ टू सॉल्व देम. पहली रीडिंग जब आप उनको दोगे, पहली रीडिंग में आपको याद रखना नंबरिंग शुरू नहीं करनी, आपको उनको सॉल्व करना शुरू नहीं करना. आपको फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ क्या ढूंढना है गाइस कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है. अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में अपना फर्स्ट सेंटेंस पता लग जाता है तो यू विल गेट क्लियर आइडिया कि उसके बाद के सेंटेंसेस कौन से होने वाले हैं. अब फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने का तरीका क्या है गाइस, अब वो समझना है. नाउ फर्स्ट पार्ट देखना, अब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस व्हिच इज द फर्स्ट सेंटेंस. ना इसमें मैंने लिखा है नाउ दिस सेंटेंस इज ऑलवेज द मोस्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस. अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मेरा क्या मतलब है गाइस, ये सेंटेंस सबसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, मतलब इसका बाकी सेंटेंसेस से कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है, बाकी सारे सेंटेंसेस इस पे डिपेंडेंट होंगे, इससे रिलेट होके बनेंगे, लेकिन ये वो सेंटेंस होगा जो सिर्फ
जो पैसेज के, जो पैराग्राफ के मेन आइडिया को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेगा। तो इट होल्ड्स द मेन और इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। इसमें पहले सेंटेंस में आपको मेन आइडिया मिलेगा पैसेज का, तो इंट्रोडक्टरी आइडिया मिलेगा कि शुरू कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक्स क्या है? इट यूजुअली डज नॉट बिगिन विद द कंजंक्शन। जो पहला सेंटेंस होता है गाइस, याद रखना उसमें कभी भी आपको कंजंक्शन नहीं मिलते। अब आई थिंक दिस इज लॉजिकल, क्योंकि कंजंक्शन क्या होते हैं गाइस? कनेक्टर्स, याद है? And, but, because, therefore, however, although, while, but, yet, instead of, in spite of, despite, consequently, hence, so, while, when, also, yet, altogether, as well as, along with, besides, ये सब क्या है हमारे कनेक्टर्स। तो पहले सेंटेंस में कंजंक्शन क्यों नहीं होते गाइस? अगर पहले सेंटेंस में ही कंजंक्शन हो जाएंगे तो इसका मतलब वो पहले से किसी से कनेक्टेड है, तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता हमारा। तो ये एक ट्रिक होती है गाइस समझने की। जब आप उसको फर्स्ट रीडिंग पढ़ रहे हो आप अपने पैसेज को, तो अपने एलिमिनेशन यूज किया करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ये देखो किस किस सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दिख जाता है। नाउ जिस जिस सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दिख जाए उसको एलिमिनेट कर दो कि ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो दैट्स वेरी गुड ट्रिक, जिससे आप अपने ऑप्शंस को सॉर्ट आउट कर पाओगे। और दूसरी ट्रिक क्या है गाइस, कि पहले सेंटेंस में आपको यूजुअली प्रोनाउन भी नहीं मिलते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं गाइस, याद है? जो एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नाम की जगह पे, जैसे द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट ही इज गोइंग टू। अब ही यहाँ पे हमने किसके लिए लिखा है? प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर, जब तक प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं होगा, हम ही, शी, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, वी, यू, ये हम यूज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर पहले सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, इसका मतलब उससे पहले किसी सेंटेंस में नाउन का जिक्र हो चुका है। सो दैट सेंटेंस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जब आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया, ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं एक एक्सरसाइज से समझाता हूँ आपको। जैसे आपको वहां पे पेपर में ऐसे 6 सेंटेंसेस दिए होंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब आपको ढूंढना होगा इनको रीअरेंज करके कि कौन सा सेंटेंस किस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अभी फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की ट्रिक क्या देखी हमने, कि फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं होने चाहिए और कंजंक्शन नहीं होने चाहिए। पढ़ना शुरू करते हैं, देखना गाइस। फर्स्ट सेंटेंस में दे कलेक्टेड प्लांट्स, पहला वर्ड ही क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पढ़ते हैं एक बार। They collected plants, counted birds and photographed the terrain and the fauna and made their recommendations। एक और प्रोनाउन आ गया। इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1963 एन अलार्म्ड किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट्स। अब इसमें ना कोई प्रोनाउन था और ना ही कोई कंजंक्शन था, तो मैंने इसको एक पोटेंशियल सेंटेंस मान के अभी होल्ड कर दिया। थर्ड सेंटेंस देखना, ही ऑल्सो वॉन्टेड देम। अब ही भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, ऑल्सो मतलब कंजंक्शन भी आ गया। तो प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन दोनों एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। ही ऑल्सो वॉन्टेड देम टू कवर द डेजर्ट्स लाइंग इन द वेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। ऑल्सो मतलब उससे पहले भी कोई बात हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्टेड देम। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, एक ये ही आ गया, ठीक है, और यहाँ पे देम भी आ गया, दो प्रोनाउंस आ गए। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। He wanted them to extensively survey the mountains on the eastern side of the Dead Sea। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दस। अब दस एक कंजंक्शन होता है, इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। Thus the idea of conservation of forests, forest birds and nature in general was born। ठीक है, एंड लास्ट सेंटेंस देखना एक बार। अकॉर्डिंगली, फिर से कंजंक्शन आ गया। अकॉर्डिंगली एन एक्सपेडिशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन बॉटनी और एंथोलॉजी वेंट टू जॉर्डन। तो मतलब मेरा फर्स्ट सेंटेंस ना ए है, ना सी है, ना डी है, ना ई है और ना ही एफ है। तो अब जब आपके पास जो रफ पेपर है, अब मैंने क्या देखा कि मुझे मेरा फर्स्ट सेंटेंस मिल जाता है, आंसर नंबर बी। इन द स्प्रिंग ऑफ 1963 में एन अलार्म्ड किंग, एक डरे हुए राजा ने, हुसैन, इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। तो आई थिंक दिस इज माय सेंटेंस नंबर 1। तो इसको मैंने मार्क कर दिया कि पोटेंशियली ये मेरा सेंटेंस नंबर 1 है। अब ये तरीका होता है गाइस फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने का। आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे इसको, बट उससे पहले अब ये समझते हैं कि आगे कैसे ढूंढना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट सेंटेंस तो मिल जाएगा, आगे कैसे कनेक्ट करें, वहां प्रॉब्लम आती है। अब आगे कनेक्ट करने के भी तरीके बताता हूँ। अब सेंटेंस नंबर 2, 3, 4 और 5 याद रखना गाइस, ये होते हैं बॉडी, इसको हम प्रीमाइज बोलते हैं। ये होती है बॉडी।
पैरा जंबल का या रीअरेंजमेंट का। अब इनको कैसे ढूंढना है, कैसे अरेंज करना होता है गाइस, यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल का मतलब क्या है, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ सेंटेंस ढूंढने के लिए एक चेन बनानी पड़ती है गाइस। आप ऐसे ही रैंडमली वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक चेन में बनाए जाते हैं। तो चेन में बनाने का तरीका क्या है, हमेशा एक लिंकेज ढूंढो। लिंकेज मतलब जो आपको फर्स्ट सेंटेंस मिला है, अब याद रखना गाइस, सेकंड सेंटेंस हमेशा फर्स्ट सेंटेंस से ही रिलेट होके बनेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, चलो जैसे मैं एक हिंदी में एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे आप अपना ये आइडिया लगाना और फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, मैंने पहला सेंटेंस शुरू किया, एक छोटे से गांव का किस्सा है जो कि बिहार के एक जिले में स्थित था। ठीक है, अब मैंने पहला सेंटेंस आपको दे दिया है पहले ही आपको सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। ठीक है, पहला सेंटेंस सुनना, एक छोटे से गांव का किस्सा है जो कि बिहार के एक जिले में स्थित था। क्या सेकंड सेंटेंस ये हो सकता है, डॉक्टर चंद्रन बहुत ही अच्छे इंसान थे? क्या फर्स्ट सेंटेंस से कोई रिलेशनशिप है इसका? नहीं। अब देख तो यार, कोई बिहार के गांव की बात हो रही थी, डॉक्टर चंद्रन कहाँ से आ गए? क्या सेकंड सेंटेंस ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस स्कूल के लिए लगा दी? नहीं, आई थिंक वो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। क्या सेकंड सेंटेंस ये हो सकता है, और इसीलिए आज उस स्कूल को उनके नाम से जाना जाता है? नहीं। क्या सेकंड सेंटेंस ये हो सकता है कि उस छोटे से गांव में एक स्कूल हुआ करता था? आई थिंक अब शायद कनेक्शन बन रहा है। एक छोटे से गांव का किस्सा है, ठीक है, जो कि बिहार के एक जिले में स्थित था, ये फर्स्ट सेंटेंस था। और सेकंड सेंटेंस, उस गांव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। अब देखो लिंकेज क्या बना, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने किसकी बात की थी, एक छोटे से गांव का किस्सा है और जो कि बिहार के एक जिले में स्थित था, और उस गांव को लेके मैंने अब अगला सेंटेंस बनाया कि उस गांव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। ये हुआ उसकी चेन। तो ये है लिंकेज जो आपको ढूंढना होता है, कि जो फर्स्ट सेंटेंस में बोला है उसी को लिंक करके आपको सेकंड सेंटेंस में ढूंढना है कि क्या उसका लिंक कैसे बनता है उसके साथ। तो जैसे सेकंड सेंटेंस क्या बन गया कि उस गांव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। अब फिर से आपको चेन रूल लगाना है, जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं। अब देखो जो सेकंड सेंटेंस में बोला है, ठीक है, उसी से रिलेट करके आपको थर्ड सेंटेंस बनाना होता है, ढूंढना है, लिंकेज ढूंढना है। जैसे अब थर्ड सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ठीक है, जैसे सेकंड सेंटेंस हमने क्या बोल दिया, छोटे उस गांव में एक स्कूल हुआ करता था। अब थर्ड सेंटेंस, ठीक है, उस स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर चंद्रन। अब उस स्कूल को लेके मैंने थर्ड सेंटेंस बनाया कि उस स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर चंद्रन। अब मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर चंद्रन को, अब मैं उनको लेके सेंटेंस बनाता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब वो मैं किसे बोल रहा हूँ, डॉक्टर चंद्रन को, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस स्कूल की भलाई के लिए लगा दी, उनके अच्छेपन की बात की, और फिर मैंने उसी का एक एग्जांपल सॉर्ट कर दिया कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस स्कूल की भलाई के लिए लगा दी। और लास्ट सेंटेंस, और इसीलिए आज उस स्कूल को उनके नाम से जाना जाता है। तो दिस वाज ए कंक्लूजन। तो एक सीक्वेंस होता है गाइस जो आपको वहां पे ढूंढना होता है, सेंटेंसेस के बीच में एक लिंकेज होता है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस ढूंढने का तरीका क्या है, यू हैव टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेंटेंसेस। और चेन कैसे बनानी है, ये ढूंढना है कि जो उसने फर्स्ट सेंटेंस में बोला है वही सेकंड में उसी से रिलेट होकर सेकंड में कुछ होना चाहिए। जो उसने सेकंड सेंटेंस में बोला है उसी को रिलेट करके थर्ड सेंटेंस में होना चाहिए। जो उसने थर्ड में सेंटेंस में बोला है उसी से रिलेट करके फोर्थ में। जो फोर्थ में बोला है उसी से रिलेट करके फिफ्थ में। और जो फिफ्थ में बोला है उन्हीं सभी सेंटेंसेस को खत्म करके वो क्या करता है, लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन बनाता है। तो अगर आपको ये चेन बनाना समझ आ जाएगा, ठीक है, आप बड़े आराम से ये सेंटेंसेस को रीअरेंज कर पाओगे गाइस। और फिर है लास्ट सेंटेंस ढूंढने का तरीका। लास्ट सेंटेंस कैसे ढूंढा जाता है गाइस, लास्ट सेंटेंस ढूंढने का तरीका है, हमें कंक्लूजन ढूंढना है। मतलब कंक्लूजन क्या होता है गाइस, जिसमें वो सेंटेंस से पूरी बात को, पूरे आइडिया को खत्म करता है। तो लास्ट सेंटेंस में क्या करता है, इट क्लोजेस ऑफ द पैराग्राफ। कंक्लूजन का जो सेंटेंस होता है, इट क्लोजेस ऑफ द पैराग्राफ बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। या तो वो कोई सॉल्यूशन देगा, कोई कॉन्सिक्वेंस बताएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, कोई रिजल्ट बताएगा कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, कोई इम्प्लीकेशन होगा, बताएगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, कोई अफेक्ट बताएगा कि इसके असर क्या हो सकते हैं, कोई मेजर्स बता सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई चीज वो आपको लास्ट सेंटेंस में देता है। और लास्ट सेंटेंस को ढूंढने की ट्रिक क्या है, इट यूजुअली कंटेन्स कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन इनमें मिलते हैं, लास्ट वाले सेंटेंस में आपको कंजंक्शन मिलता है। क्यों? अब सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके आपने बात को खत्म करना है। ठीक है, जैसे मैंने किया था, एक छोटे से गांव का किस्सा है
उस स्कूल में उस गांव में एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल के प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर चंद्रन। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस स्कूल की भलाई के लिए लगा दी। और लास्ट सेंटेंस, और आज, अभी और आज ये क्या था, ये कंजंक्शन था, और आज इसीलिए उस स्कूल को उनके नाम से ही जाना जाता है। तो लास्ट सेंटेंसेस में आपको मोस्टली कंजंक्शंस मिलते हैं, बट ये नहीं है गाइस कि आपको सिर्फ लास्ट ही सेंटेंस में कंजंक्शन मिलेंगे। कंजंक्शन आपको सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5 में भी मिल सकते हैं, लेकिन लास्ट में तो आपको कंजंक्शन मिलता ही मिलता है ऑलमोस्ट। लेकिन उसको ढूंढने का तरीका क्या है, वो सारी बात को खत्म करता है। तो इट फिनिशेस ऑफ द पैराग्राफ बाय प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, अफेक्ट, इम्प्लीकेशन और एनी मेजर्स। तो ये आपको वहां पे समझना होता है। चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं गाइस, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, हमें फर्स्ट सेंटेंस मिल गया था, इन द स्प्रिंग ऑफ 1963 एन अलार्म्ड किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने क्या किया है, किंग हुसैन ने कुछ साइंटिस्ट को, स्कॉलर्स को और नेचुरलिस्ट को इनवाइट किया है। अब देखते हैं कनेक्ट किसके साथ होता है। अब सेंटेंस नंबर ए, दे कलेक्टेड प्लांट्स। अभी तो उनको इनवाइट किया था, दे कलेक्टेड प्लांट्स, काउंटेड बर्ड्स, नहीं नहीं ऐसे कनेक्ट नहीं हुआ कुछ यार। He also wanted them to cover the deserts. He also wanted them, वो चाहता और चाहता था। तो also इसका मतलब पहले कोई और बात भी हो रखी है, तो ये भी नहीं हो सकता। D सेंटेंस देखना, he wanted them to extensively survey the mountains on the eastern side of the Dead Sea। हाँ ये हो सकता है। He wanted them to extensively, पहले उसने इनवाइट किया, वो क्या चाहता था, he wanted them to extensively survey the mountains on the eastern side of the Dead Sea। Sentence number E, thus the idea of conservation of forest birds and nature in general was born। अब ये शायद मुझे लास्ट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन एक बार सेंटेंस एफ भी देखते हैं। अकॉर्डिंगली an expedition of international experts in conservation, botany, ornithology etc. went to Jordan। अच्छा अकॉर्डिंगली अब आया। तो फर्स्ट मेरे ख्याल से जब देखो ये कनेक्शन बन रहा है, पहला सेंटेंस क्या बन रहा है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1963 एन अलार्म किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। अकॉर्डिंगली, अब अकॉर्डिंगली मतलब इसी अनुसार क्या हुआ, एन एक्सपेडिशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट, देखो जो उसने ऊपर बात की थी, ठीक है। अब देखो मैं डीबी बना सकता था, ही वांटेड देम, लेकिन उससे पहले एक बेहतर कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली एन एक्सपेडिशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन, वही वो स्कॉलर, साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे क्या कह रहे हैं कि 1963 में किंग ने, एक डरे हुए राजा ने ब्रिटिश स्कॉलर, साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट को इनवाइट किया। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, एन एक्सपेडिशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी एटसेट्रा वेंट टू जॉर्डन, कि वो जॉर्डन गए, उसके न्योते पे, उसके बुलाने पे ये सब लोग वहां पे गए। तो ये मेरे ख्याल से हुआ सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, अब आता है मेरा कनेक्शन डी के साथ, कि वो क्या चाहता था। ठीक है, पहले उसने इनवाइट किया, वो सब वहां जॉर्डन गए, वो चाहता क्या था, ही वांटेड देम टू एक्सटेंसिवली सर्वे द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेड सी। अब ही यहाँ किसे बोल रहा है, वो किंग हुसैन को, और देम किसे बोल रहा है, जो ये एक्सपर्ट्स थे कंजर्वेशन में, बॉटनी में और इंथोलॉजी में। तो वो क्या चाहता था, ही वांटेड देम टू सर्वे द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेड सी। ये क्या हो गया मेरा सेंटेंस नंबर 3। और फिर ही ऑल्सो वॉन्टेड देम, और वो क्या चाहता था, ही ऑल्सो वॉन्टेड देम टू कवर द डेजर्ट्स लाइंग इन द वेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो आई थिंक ये क्या हो गया मेरा सेंटेंस नंबर 4। और फिर वो चाहता था कि वो ईस्टर्न साइड में भी कवर करे, वेस्टर्न साइड में भी ढूंढे। तो ये वो चाहता था, तो क्या किया उन्होंने, अब आया पूरा, उन्होंने एक्शन लिया। दे कलेक्टेड प्लांट्स, काउंटेड बर्ड्स एंड photographed the terrain and the fauna and made their recommendations। के पहले राजा ने उन्हें बुलाया, वो जॉर्डन गए, वो चाहता था कि वो पूरे एरिया को सर्वे करे। तो उन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड प्लांट्स, काउंटेड बर्ड्स एंड फोटोग्राफ द टेरेन एंड द फौना, जो भी वहाँ का इकोसिस्टम था उसको फोटोग्राफ किया, सर्वे किया और अपनी रिकमेंडेशंस दी कि आपको ये सब करना चाहिए। और दस द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बर्ड्स एंड नेचर इन जनरल वाज बॉर्न। तो इस तरह से जो एक जनरल आइडिया था किसका, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, और ये सब शुरू हुआ 1963 में। समझ आया कि हम कंजर्वेशन कैसे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंज करना होता है आपको गाइस, एक लिंक ढूंढ के। इसमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढा, फर्स्ट सेंटेंस को लिंक किया अगले के साथ, और फिर आगे उसके लिंक ढूंढते चले, और फिर हमने उसको फिनिश ऑफ कर दिया। तो जब आप इसको रीअरेंज कर दोगे, तो जब आप इसको पढ़ के देखोगे, तो पूरा लॉजिकल सेंस लगेगी आपको। देखना गाइस, जैसे सेंटेंस नंबर ए, इन द स्प्रिंग ऑफ 1963 एन अलार्म्ड किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट्स।
Accordingly, an expedition of international experts in conservation, botany, ornithology, etc., went to Jordan. He wanted them to extensively survey the mountains on the eastern side of the Red Sea. He also wanted them to cover the deserts lying in the west of the mountains. They collected plants, counted birds, photographed the terrain and the fauna, and made their recommendations. And thus, the idea of conservation of forest birds, and nature in general was born. कि ऐसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का आइडिया शुरू हुआ. तो उसने इंट्रोड्यूस किया एक सिचुएशन के साथ, ठीक है, फिर उसने प्रेमाइज बनाया और एंड में उसने कंक्लूड किया कि इससे क्या हुआ कि हमें पता चला कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे किया जाता है. तो ये सिंपल सा एग्जांपल था कि वहां पे पेपर में वो कैसे पैराजम्बल्स डालता है. और प्रैक्टिस करते हैं गाइस. अब हम साथ साथ करते चलेंगे, देखते चलेंगे इसको हमें कैसे बिल्डअप करना है. नेक्स्ट पैसेज, अब ये हमने साथ साथ देखना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि आपके आंसर्स क्या क्या होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आंसर्स लिख सकते हो गाइस. ठीक है, आपको जो भी लग रहा है, आप जो भी आपके आंसर्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, तो वी कैन कन्फर्म एंड वी कैन चेक विद दैट. तो देखना गाइस, अब हमने क्या ट्रिक देखी थी, हमें ढूंढना है फर्स्ट रीडिंग में, ढूंढना है फर्स्ट सेंटेंस और फिर हमें उसकी चेन बनानी है. पढ़ना शुरू करते हैं. देखना गाइस, पहला सेंटेंस, वाइल डूइंग सो. वाइल क्या आ गया, मेरा कंजंक्शन आ गया, और ऐसा करते हुए, तो मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता शायद. with all our past our with all our past experience and insight we should be able to visualize them. देखो कितने सारे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता. हाँ जी. टेंस नंबर सी, द सेलिब्रेशन ऑफ द 70th एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट. के हम अपने देश की जो 70वीं सालगिरह बना रहे हैं वो हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है. ये लग रहा है कुछ इंट्रोडक्टरी सा सेंटेंस. डी, ऑल्सो इट इज अ टाइम टू. अब देखना, ऑल्सो कंजंक्शन आ गया और इट, ठीक है, प्रोनाउन भी आ गया. और आगे देखना, ऑल्सो इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट ऑन द गेन्स दैट वी हैव मेड. ठीक है, फिर प्रोनाउन आ गया. तो ये आई थिंक नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस. बट मोस्ट ऑफ ऑल, फिर कंजंक्शन आ गया, बट भी आ गया, मोस्ट ऑफ ऑल भी आ गया. ठीक है, इट इज हाई टाइम वी गियर्ड अप, प्रोनाउन भी आ गया. तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट माय फर्स्ट सेंटेंस. और एफ, इट इज द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इवैल्यूएट आवर अचीवमेंट. इट फिर से आ गया. तो अब हमें समझ आ रहा है कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे. सेंटेंस नंबर सी, द सेलिब्रेशन ऑफ द 70th एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट. जब ये मुझे पता लग गया, ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो अब हम मुझे आइडिया लेना है कि पैसेज क्या है, किस बारे में है. कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारे देश की जो 70वीं सालगिरह है वो बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए. अब देखते हैं, वाइल डूइंग सो. डूइंग तो कुछ बात ही नहीं हो रही अभी तक, नहीं कर सकते, तो ए सेकंड नहीं हो सकता. विद ऑल आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, ठीक है, वी शुड बी एबल टू विजुअलाइज देम. नहीं, विजुअलाइज मतलब उसको पा लेना. ठीक है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कोई एक्शन की बात ही नहीं हुई अभी. ऑल्सो इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट ऑन द गेन्स दैट वी हैव मेड. ऑल्सो आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले किसी का जिक्र जरूर हुआ है. बस, बट मोस्ट ऑफ ऑल, it is high time that we geared up for the opportunities and challenges that lie ahead. But most of all, सबसे ज्यादा, तो ये मेरे ख्याल से I think it should be down the line. मेरे ख्याल से सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए, it should be sentence number F. उसने क्या बोला था, celebration of the 70th anniversary of the country's independence is a historic moment. It is the right time to introspect and evaluate our achievement during the last 5 decades. I think this should be sentence number 2. ये सही वक्त है हमें समझना. देखिए, ऊपर 70th एनिवर्सरी की बात की थी उसने, और उसने लास्ट 5 डेकेड्स की बात की, और टाइम की बात ही कर रहा है वो. उसने ऊपर क्या बोला कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम अपनी 70वीं आज़ादी की सालगिरह बना रहे हैं. और ये सही वक्त है. ये इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है, अपने अंदर झांकना, और ये इंस्पेक्ट करना के एंड इवेलुएट आवर अचीवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स, कि हमने पिछले 50 सालों में क्या अचीव किया है. ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस बन गया मेरा, इट इज द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इवैल्यूएट आवर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स. फिर बनना चाहिए मेरा, ऑल्सो इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट ऑन द गेन्स दैट वी हैव मेड. ठीक है, और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी हमने तरक्की की है, ठीक है, और जो भी हमने गेन लिया है, उस पर हम कंसोलिडेट करें, उसका लाभ लें हम. ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला, ऑल्सो इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट ऑन द गेन्स दैट वी हैव मेड. ठीक है, लेकिन फिर वो क्या बोल रहा है कि वाइल डूइंग सो, कि हमें अपने अपने गेन्स को कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब अपने जो भी अचीवमेंट्स किए उनको कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना चाहिए और अपने देश के लिए समझना चाहिए. लेकिन उसने साथ साथ एक और बात बोली फिर, कि वाइल डूइंग सो वी मे आल्सो करेक्ट एनी डिस्टॉर्शंस दैट वी मे डिसर्न. कि ऐसा करते हुए हमें ये भी देखना है कि हमसे गलतियां क्या क्या हुई.
तो डिस्टॉर्शंस मतलब गलतियां। तो आई थिंक ये उससे कनेक्ट होता है कि वाइल डूइंग सो वी मे ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऑल्सो यहाँ कनेक्ट कर रहा है इसके साथ। ऑल्सो इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट ऑन द गेन्स दैट वी हैव मेड, एंड वाइल डूइंग सो वी मे ऑल्सो करेक्ट एनी डिस्टॉर्शंस दैट वी मे डिसर्न, कि जो भी हमें गलतियां हमसे हुई, जो हमें मिले, वो भी हमें ठीक करनी है। लेकिन फिर उसने बोला बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज हाई टाइम वी गियर्ड अप, कि अब सही वक्त आ गया है। अब तक तो वो पास्ट की बात कर रहा था। आई थिंक इट इज हाई टाइम वी गियर्ड अप फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दैट लाई अहेड। अब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें आगे की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाना है। और फिर हमें खत्म कैसे किया उसने, विद ऑल आर पास्ट एक्सपीरियंस एंड इनसाइट वी शुड बी एबल टू विजुअलाइज देम वेल इन एडवांस। देम वो किसे बोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस अब आगे आने वाले हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस और इनसाइट से वी शुड बी एबल टू विजुअलाइज देम वेल इन एडवांस, कि हम बड़ी जल्द ही उन तरक्कियों को और चुनौतियों को हम पा लेंगे। तो सीक्वेंस शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे इसको अरेंज करने का तरीका होता है guys, ठीक है। तो the celebration of the 70th anniversary is this. It is the right time to introspect and evaluate our achievement. Also, it is a time to consolidate on the gains that we have made. Yes, and fair. While doing so, we may also correct any distortions we may discern. But most of all, it is high time that we geared up for the opportunities. जैसे हम देख रहे थे अभी, and with all our past experience and insight, we should be able to visualize them well in advance. चलो गाइस, और एक करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए भी दूंगा जो आप करोगे। वो आपका होमवर्क सेशन होगा जिसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही रहे हैं घर से हम, तो प्रैक्टिस हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। बट ऑल थ्री हैव जस्ट वन फोकस इंडिविजुअल। बट देखो पहला सेंटेंस ही क्या आ रहा है, पहला वर्ड ही क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। The importance of each component varies from organization to organization according to the complexity of operations. The importance of each component, कौन सा component की बात कर रहा है वो, अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन अब इस सेंटेंस में एक्चुअली कोई प्रोनाउन या कंजंक्शन नहीं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, दे आर, नहीं दे मतलब पहले ही क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ई सेंटेंस देखते हैं, सॉरी डी सेंटेंस कहाँ पे, अरे यहाँ पे रह गया शायद। डी सेंटेंस यहाँ पे देखना एक बार। तो सिंस इंडिविजुअल परफॉर्म, सिंस पहला सेंटेंस ही, पहला वर्ड ही क्या आ रहा है, ठीक है, कंजंक्शन आ रहा है। इसका मतलब सिंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज द हार्ट ऑफ एचआरडी, एचआरडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दिस। सिंस तो कंजंक्शन है, मतलब ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट ई देखना, देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स विद इन, देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स विद इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और एफ देखना, इट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकलिटी। इट फिर प्रोनाउन आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आई थिंक या तो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए ई या बी। अब दोनों पढ़ के देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट वेरीज, हर कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बदल जाती है। या ई देखो, देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स विद इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस शुड बी सेंटेंस नंबर ई, कि देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स विद इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है कि उसने पहले इंट्रोड्यूस किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज में तीन फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। आई थिंक फिर मुझे साफ दिख ही रहा है, शायद सी होना चाहिए। दे आर, ये कौन से होते हैं, दे आर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो फिर उसने उस तीनों की बात कर दी। तो आई थिंक सेकंड सेंटेंस शुड बी सेंटेंस नंबर सी, ठीक है। तो उसने पहले क्या बोला, देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स विद इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। फिर उसने क्या बोला, दे आर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसने क्या बोला देखना, इट ऑल्सो वेरीज, नहीं बदलता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट, हाँ फिर शायद क्या आना चाहिए, सेंटेंस नंबर बी, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट। तो उसने तीनों की बात कर दी, फिर वो क्या बोल रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन, के हर कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट की जो बात कर रहे हैं, इन तीनों की इंपॉर्टेंस वेरी कर जाती है, बदल जाती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। फिर शायद एक और आ रहा था वेरीज का, देखो ये आ गया, वेरीज की बात हुई थी यहाँ पर। द कंपोनेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी। फिर यहाँ आ रहा है, इट ऑल्सो वेरीज, फिर वही आ गया, बदलने वाले, तो ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। इट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू improve ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर ये आ गया मेरा सेंटेंस नंबर 3 के बाद 4, ठीक है। फिर क्या आ गया, बट
ऑल थ्री हैव जस्ट वन फोकस, फिर उसने कॉन्ट्रडिक्शन के साथ दिया कि लेकिन तीनों कंपोनेंट का एक ही फोकस होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदल जाए लेकिन उन तीनों का फोकस क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। और फिर आना चाहिए सेंटेंस नंबर डी, जो यहाँ पे बीच में गिवन है गाइस, स्पेस नहीं हो पाया। सिंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज द हार्ट ऑफ द, देखो ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यहाँ का था कि ऑल थ्री हैव जस्ट वन फोकस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। Since individual performance improvement is the heart of the HRD program, HRD can be described as an area of congruence among the three components. So I think this should be the last. Since से शुरू किया कि क्योंकि individual performance HRD का मतलब सबसे important part है, HRD can be described as an area of congruence among the three. ठीक है, चलो तो ये होना चाहिए सीक्वेंस कुछ इस तरह से. There are three fundamental components within human resources development. They are individual development, career development, and organizational development. The importance of each component varies from organization to organization according to the complexity of the operations. It also varies according to the criticality of human resources to organizational efficiency and organization's commitment to improve human resources. Very good. फिर होना चाहिए, but all three have just one focus, individual performance improvement. And since individual performance improvement is the heart of HRD program, HRD can be described as an area of congruence among the three components. तो देखना एक पूरे पैराग्राफ को लेके वो रीअरेंज करता है सेंटेंसेस को आपके सामने. अगर आप उनको लिंक बनाना सीख गए आप, ठीक है, ये जोड़ना सीख गए कि पिछले सेंटेंस में उसने क्या बोला था, अगले सेंटेंस में कैसे रिलेट करना है, तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट गाइस, अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. ये आपको देखना गाइस, यहाँ वीडियो आपको होल्ड करके और आपको इसको रीअरेंज करना है अपने आप. ठीक है, और रीअरेंज करके मुझे आपने सीक्वेंस बताना है अपने कमेंट सेक्शन में. तो कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपना सीक्वेंस लिखना है. जैसे अगर मान लो सीक्वेंस हुआ CDABFE, तो आपको मुझे वो सीक्वेंस लिख के समझाना है और फिर मैं वो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने ठीक लिखा या गलत लिखा था. तो दिस इज द प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू. ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको इसमें. जैसे फर्स्ट सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, नहीं हो सकता. सेकंड सेंटेंस दीस से शुरू हो रहा है, नहीं हो सकता. So third sentence, a variety of other airborne or fecally transmitted and waterborne diseases also. Also मतलब पहले किसी का जिक्र हो चुका है, नहीं हो सकता. These can be these, मतलब पहले जिक्र प्रोनाउन आ रहा है, मतलब नहीं हो सकता. The main source of mortality in India are malnutrition, malaria and tuberculosis and tetanus. हो सकता है. And the main measures to reduce their incident, their फिर प्रोनाउन आ गया. आई थिंक ये नहीं हो सकता. हमें फर्स्ट सेंटेंस मिल गया. अब आगे के सेंटेंसेस आपने मुझे जोड़ के बताने हैं और आप मुझे बताओगे कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए. ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो. आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा अपने रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स को इम्प्रूव करने में. लेकिन ये एक दिन में नहीं होते गाइस, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनको. हर रोज समझना पड़ेगा ये कैसे करने हैं, कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन वो डाल सकता है आपके सामने. और प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आप इसमें इम्प्रूव कर पाओगे. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइज. आप, आई होप आप सबको समझ आया कि पैराजम्बल्स रीअरेंजमेंट सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स क्या है. प्रोनाउन ढूंढना, कंजंक्शन ढूंढना, फिर चेन बनाना और फिर उसको कंक्लूजन में से जोड़ना. ये करना सीख गए आप, 5 नंबर फ्री में आपके हो जाएंगे गाइज. So that's it for this session guys. I hope this session was fruitful for you. Thank you so much guys, and stay safe, stay healthy and stay blessed. Thank you so much. And below given are our contact details. You can contact us on www.edutab.co.in, or you can also email us at hello@edutab.co.in. और हमारा contact number है 8146207241. You can also call us and inquire anything you want to. So guys, thank you so much and happy learning to you.